अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग प्योर मैथ्स 3 का A2 लेवल 9709 का पेपर 3 वेरिएंट 2 करने जा रहे हैं। मई जून 2024 का पेपर है। द पेपर इज ऑफ 1 hour 50 minutes। 75 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन से स्केच द ग्राफ। स्केच करना है और देखो यहाँ पर आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसके हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है। तो हमें जो जो स्केचिंग करनी होगी वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो अब देखो, वी हैव टू स्केच दिस ग्राफ। तो उस ग्राफ को स्केच करने के लिए सबसे पहले बेटा, मॉडल से ग्राफ को स्केच करने के लिए सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट चाहिए होता है। और आपको ये पता चलिए कॉनकेव अप का बनेगा या कॉनकेव डाउन का बनेगा। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज पॉजिटिव कोफिशिएंट। तो ये बनेगा कॉनकेव अप का ग्राफ। यूं बनेगा। वर्टेक्स पॉइंट निकालना है, मॉडुलस पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू 2a आ गई। जब एक्स की वैल्यू 2a बेटा आप यहां पर पुट कर लोगे, तो y की वैल्यू 0 आ गई। सो यू गॉट द वर्टेक्स पॉइंट एज वेल, 2a, 0। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। वर्टेक्स पॉइंट आपने किस तरह बनाना है? देखो, ये आपका ओरिजिन है। तो ये 1a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 3 और ये 4a हो जाएगा। ठीक है ना? अब हमें ये किस वाई इंटरसेप्ट से पास करना है, ये भी हमें बताना है। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या रखते हैं, एक्स की जगह 0। तो पहले आप यहां पर वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, एक्स की जगह 0, ये एक्स माइनस वाई की जगह 0 हो जाएगा। सॉरी, एक्स की जगह 0 रख देंगे आप यहां पर। तो वाई इंटरसेप्ट आ गया 0,2 है। तो ये 1a हो गया, ये 2a हो गया, अगेन ये 3a, ये 4a। अच्छा, दूसरा वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली अपोजिट, -2a। तो बेटा आपके पास ये एक पॉइंट आ गया, 2a, 0, 0,2a, 0, -2a। तो आपने वर्टेक्स पॉइंट से नीचे वाला पोर्शन तो नहीं बनाना। देखो, ये वाला पोर्शन आपने नहीं बनाना। आपने इसके ऊपर वाला ही बनाना है। ये सिर्फ मैंने इसलिए एक्सटेंड करा था ताकि मैं देख सकूं कितना स्लांटेड मेरा बनेगा, लाइन कितनी स्लांटेड बनेगी। दैट्स इट। आपने भी स्केल से देखना है और आप यहां पर आंसर निकाल लोगे। फिर नीचे कह रहे हैं सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो देखो, आपके पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर नॉन मॉडुलस फंक्शन, जिसमें एक्स की पावर 1 एक एक्सप्रेशन है आपके पास। राइट हैंड साइड में मॉडुलस फंक्शन है। तो देखो, इधर मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पर अपने आंसर जो भी आएंगे उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा इन ऑर्डर टू रिमूव दी मॉडुलस। तो बनेगा 4x² टू द 4, 4 these are 12, x² -4x प्लस 4x²। अब देखो, ये तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा, ये देगा 3x² -12x प्लस 4x -8x प्लस 5a² <0। अब थोड़े वक्त के लिए बेटा मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर कर एक्स की वैल्यू मालूम करूंगा। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व तो करना है, लेकिन अभी पहले मैं एक्स की वैल्यू तो मालूम करूं। तो देखो बेटा, आपके पास यहां पर मिडिल टर्म मैं ब्रेक करूंगा।
3x कॉमन लोगे इट बिकम x-a, -5 कॉमन लोगे इट बिकम x-a, x-a, 3x-5a इज इक्वल टू 0। x के लिए a आ रही है, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 5a/3 आ रही है, क्योंकि ये लेस देन 0 की इनइक्वालिटी है, तो ये 5a/3 यहां पर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू है। एंड ये विल बी हेयर लेस देन 0 पर बेटा ये वाला पोर्शन है, तो माई इनइक्वालिटी विल बी एक्सिस ग्रेटर देन ए एंड लेस देन 5a/3। बट दे दोनों आंसर हमारे सही नहीं है हमारे पास, ये दोनों आंसर सही नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों इनइक्वालिटीज पे भी हमें डाउट होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है 2x-3 है लेस देन मॉडुलस x-2 है। आपने ये दोनों वैल्यूज में रखकर इसको इक्वलिटी के अंदर रखेंगे और फिर इन दोनों को आंसर को वेरीफाई करेंगे। जैसे एक्स की मैं ए पुट करता हूं, तो जाएगा -a और ये a-2a का मॉडुलस ए हो जाएगा, ये नॉट वेरीफाइड। उसके बाद आपने यहां पर एक्स की जगह 5a/3 पुट करना है। टू फाइव 10 a/3, तो बेटा ये हो रहा है हमारे पास -a/3, और ये हो रहा है हमारे पास 9a/3, 9a/3। तो देखो ये वेरीफाई हो रहा है, मॉडुलस का साइन है तो बेटा माइनस रिमूव हो जाएगा, ये वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ आपका आंसर ये है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। इन नेक्स्ट पार्ट they're asking you to do express this in partial fraction। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले देखो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री सेम है। सो वी विल डू लॉन्ग डिवीजन। नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि 2x करूँ किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6x आएगा, 3x 3 से, 6x हो गया, 5 3 15 हो गया, 12 3 36। तो देखो बेटा आपके पास कोशेंट प्लस डिवाइजर, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अच्छा ये जो डिवाइजर है ना, इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो वी विल सी कि आपके पास डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं।
ठीक है। तो अब आपने अगर इसी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। अब आपने इस पर इसको अलग से कॉपी करा। ए अपॉन एक्स माइनस फोर, बी अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। अब आपने यहां पर एक्स या फोर पुट करा, तो देखो बी वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, फोर हो जाएगा ये हमारे पास, ये 11 ए हो जाएगा। ए के लिए फोर आ गई। फिर आपने यहां पर एक्स की जगह माइनस थ्री बाई टू पुट करा, तो ए वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 11 हो गया। ये -11/2 बी हो जाएगा। तो देखो बी की जगह -2 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, पूरी इक्वेशन यहां पर अपडेट हो जाएगी। 4/x-4। और फिर बेटा हमें तो एक्चुअली इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी ना, विच इज 6x² -9x -16 अपॉन, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 + 4/x-4 -2/2x+3। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएंगे। The variable x and y satisfy the equation 2y equals to 1 and b equals to x minus y, where a and b are constant. Show that the graph of y against x is a straight line. तो अब ये लीनियर लॉस इक्वेशन है, क्योंकि आपके पास देखो ये जो इक्वेशन दी हुई है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, इससे लाइन तो ड्रॉ नहीं होने वाली। तो आपने जब ये बात शो करनी है, तो ये बात आप शो किस तरह करेंगे कि y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने इक्वेशन बनानी है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है। a की पावर 2y-1, b की पावर x-y। तो मैंने बोथ साइड ln को पिक करा ताकि मैं वेरिएबल को नीचे लेकर आ सकूं। 2y-1 ln a, x-y ln b हो जाएगा। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस सी में लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल y है विद कोफिशिएंट 1, राइट हैंड साइड पे x है विद वेरिएबल को, वेरिएबल है विद कोफिशिएंट m। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल हो, सिर्फ वेरिएबल हो। तो यहां पर देखो पहले मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और वेरिएबल के साथ सिर्फ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप चाहो तो y को सब्जेक्ट बना लो या x को सब्जेक्ट बना लो, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप बना सकते हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं काम करता हूं, 2y ln a प्लस y ln b कर लेता हूं। इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे जो -y ln b है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं। अच्छा अब देखो यहां पर 2y ln a प्लस y ln b -ln a x ln b लिख दिया मैंने। देखो उसने बोला हुआ है y अगेंस्ट x, तो यहां पर बेटा मैंने y को सब्जेक्ट लिया, 2 ln a प्लस ln b, और इस -ln a को बेटा राइट हैंड साइड पे लेकर चले जाता हूं।
एल एन बी हो जाएगा। अब इधर वाई सब्जेक्ट बनेंगे ना, तो वाई एक्स एल एन ए ओवर टू एल एन ए एल एन बी प्लस एल एन बी ओवर टू एल एन ए प्लस एल एन बी। ना यू कैन सी कि बेटा ये आपके पास एक ऐसी क्वेश्चन बन रही है कि आपके पास वाई अगेंस्ट एक्स, ये आपके पास ग्रेडियंट होगा, एंड दिस विल बी योर सी वैल्यू। तो देखो वाई अगेंस्ट एक्स अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, यू विल हैव अ लाइन जिसमें हमारे पास ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी एल एन ए प्लस टू एल एन ए प्लस एल एन बी, एंड योर सी वैल्यू इज गोइंग टू बी एल एन बी ओवर टू एल एन बी। तो ये जो आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x बना है, y अगेंस्ट x बना है, तो बेटा इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास y ही सब्जेक्ट बने, और फिर एक ऐसी फॉर्म बने जो कि आपको लीनियर फॉर्म में हमारे पास हो, कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वेरिएबल y हो, और राइट हैंड साइड पर विद द, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल y विद द कोएफिशिएंट 1, और राइट हैंड साइड पे बेटा आपके पास x का कोएफिशिएंट हो। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन दैट a इक्वल्स टू b क्यूब, स्टेट द इक्वेशन or the straight line in the form of y equal to px plus q where p and q are rational numbers in the simplest form। अब देखो इधर इन्होंने बोल दिया a बराबर है b क्यूब के, तो मैंने अभी आपको बताया था ग्रेडियंट है एल एन ए अपॉन टू एल एन ए प्लस एल एन बी। अब मैं a की जगह b क्यूब पुट कर देता हूं, तो बेटा यू विल फाइंड आउट कि ये थ्री एल एन बी हो जाएगा, सिक्स एल एन बी जगह थ्री एल एन बी ओवर सेवन एल एन बी, एम हो जाएगा 3/7। आपके पास एम आ गया, आपने सी निकालना है, तो बेटा सी है हमारे पास एल एन बी ओवर टू एल एन ए। यहां पर भी आपने ए की जगह बी क्यूब रखना है। सी आ जाएगा 1/7। तो अगर लाइन की क्वेश्चन आप निकालना भी चाहते हो, तो आपको बस एम पता है 3/7x और सी पता है 1/7। तो उसने भी देखो y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और देखो 3/7 1/7 हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हमारे पास लाइन की क्वेश्चन निकल कर आ गई y इक्वल टू 3/7x प्लस 1/7 आ गई। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू e की पावर 2x y स्क्वायर e की पावर x इक्वल टू 6। सो वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट dy बाई dx। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, यहां पर डेरिवेटिव निकालना है आपने, और डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ u, यानी y डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर 2x, फिर y का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, देन 2y dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स तो हमें एज इट इज कॉपी करना है, और 6 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूं मैं, और ई की पावर 2x प्लस 2y ई की पावर एक्स बच जाएगा यहाँ पर। बाकी दो टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाता हूँ, माइनस, साथ साथ में ब्रैकेट भी कॉमन, माइनस भी कॉमन रख ही लेता हूं मैं,
तो डू डी वाई बाई डी क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 2x डिवाइड हो जाएगा 2y ई की पावर x। अब देखो y की वैल्यू 1 दी हुई है, लेकिन x नहीं पता। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू तो मैं 1 पुट कर सकता हूँ, लेकिन x मालूम हमें नहीं पता, तो हम पहले क्वेश्चन में y की वैल्यू 1 पुट करके x भी मालूम करेंगे। तो जब y की जगह 1 पुट कर दोगे, ई की पावर 2x ई की पावर x इक्वल टू 6। ये आपके पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एस से। लेट टी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, टी स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर 2x। अगर आप इसकी मिडिल टर्म वैसे ब्रेक करना चाहें तो वैसे कर लें, वरना सपोज करके भी कर सकते हैं। अच्छा ये बड़ा आसान सा है, तो मैं इसको सपोज करके नहीं करता। देखो आपके पास ये दो ब्रैकेट्स आ गए। फ्रॉम हेयर यू गॉट द वैल्यू ऑफ ई पावर एक्स -3 और ए की पावर एक्स 2 है। ठीक है ना? अब यहां से आपने एक्स निकालना है। अच्छा अब मसला कुछ ये है कि ऑब्वियसली जब एक्स यहां से निकालेंगे ना, तो जब मैं एरन बोथ साइड लूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव एंगल आएगा, तो यहाँ से नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां से बेटा अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये जगह ई की पावर एक्स एक्स एल एन ई एक्स की वैल्यू एल एन टू आ रही है। अच्छा मैं यहां पर, मुझे पता है इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू एल एन टू आ रही है तो वैलिड वैल्यू है। लेकिन जब मैं यहाँ पर डीवाई बाई डी में पुट करूंगा तो आई विल ट्राई कि मैं ई की पावर एक्स की वैल्यू पुट कर दूं, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। तो वाई की जगह 1, ई की पावर एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 ई की पावर 2। तो ये देखो ई की पावर 2x है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। मेरे पास ई की पावर एक्स की वैल्यू है, ई की पावर 2x की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 2 का स्क्वायर 1, और ये 2 हो जाएगा। अब बस इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, यू गेट द ग्रेडियंट डी वाई बाई डी आ जाएगा आपके पास 2, और ये जगह 10, और ये जगह 2 का 4, 4 + 4 8। एट दी एंड -5/4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना? It says it is given that e की power 2x equal to 5 plus cos tx has only one root. Show by calculation that this root lies in the interval 0.7 से लेकर 0.8 तक। तो आपने करना क्या है? आपने e की पावर 2x -5 प्लस cos 3x, और वापस से पहले आपने 0.7 पुट करना है, मेक श्योर। आपने 0.7 पुट करना है, फिर 0.8। मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मॉड। तो आपने पहले यहां पर e की पावर 2 इंटू 0.7, ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, विच इज -1.944।
सॉरी, -0.4399, और इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, विच इज 0.6904। जब आपने ये देख लिया कि एक से नेगेटिव और एक से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्रूव कर दिया कि हमारे पास यहाँ पर अ, जो है वो रूट जो है वो इसके दरमियान ही लाई करता है। ठीक है ना? शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज of the integral in the interval 0.7 till 0.8 given by the iterative formula converges, then it converges to the root of the equation part A। अब देखो, क्योंकि मुझे या तो इसको सिंप्लीफाई करूं और ये आ जाए, या इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाए। लास्ट में हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा था, यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये 2x क्रॉस मिला हो गया, और यहां से ई हटाना है तो बेस में ई ले लिया मैंने, ln हटाना है तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यही आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करना है, हर आइट्रेशन में बेटा 5 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस से देना है। अब आपने आइट्रेशन करनी है, तो आपने एन की जगह जब 1 पुट करेंगे, तो पहला आंसर तो आपको पता होना चाहिए। सर वो पहला आंसर तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो बेटा आप 0.7 से लेकर 0.8 तक के दरमियान आपका आंसर है ना, तो आप इनमें से कोई वैल्यू ले लो या इनके दरमियान कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैं बिल्कुल इनका मिड वैल्यू ले रहा हूँ 0.75, ताकि बेटा मैं आंसर की तरफ जल्दी पहुंचाऊं। तो मैं अपने कैलकुलेटर में x2 का आंसर निकालूंगा। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड, क्योंकि एंगल ये यूनिट्स में दिए हुए हैं। आंसर आ रहा है 0.73759। अब x3 का आंसर किस तरह निकालेंगे कि मैं 0.75 की जगह आंसर का बटन दबा दूंगा कैलकुलेटर में, और बस इक्वल टू दबाते रहना है मुझे। 0.74094, 0.74002, 0.74027, एक्स जाएगा 0.74020, फिर एक्स सिक्स आ जाएगा 0.74022, फिर एक्स एट आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है 0.74022। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है 3 डेसिमल प्लेस पर, 0.740, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है डायग्राम शोज द कर्व y इक्वल टू एक्स ई की पावर ax where a is a positive constant and its maximum point is m, find the exact coordinates of m। कह रहा है m के exact coordinates निकाल के दिखा दें। तो आपने dy by dx निकालना है। एग्जैक्ट से मुराद होता है डेसिमल में आंसर नहीं निकालना आपने। तो u डेरिवेटिव ऑफ v e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर माइनस एक्स पावर का डेरिवेटिव माइनस ए, v डेरिवेटिव ऑफ u। अब आपने मैक्सिमम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, तो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है।
ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, आइदर ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अगर मैं एल लगाता हूं, तो बेटा आपके पास यहां से नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि एल एन जीरो का आंसर नहीं होगा। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/a आ जाएगी। एक्स आ गया तो आप यहां पर जो है ना वो वाई भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखो, ए से कैंसिल, ये हमारे पास एम निकल कर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स ई की पावर एक्स। इसका इंटीग्रल निकालना है हमें और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये हमारे पास बाय पार्ट्स का सवाल है क्योंकि दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं और दोनों फंक्शन में कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो हम आई लेट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए यू और वी डैश सपोज करेंगे। यू यहां पर होगा बेटा, क्योंकि यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो यू हम सपोज करेंगे एक्स को और वी डैश करेंगे ई की पावर माइनस एक्स को। यू का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, वन आ गया। वी डैश का बेटा हम इंटीग्रल लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ दी पावर। तो हमारे पास वी आ गया माइनस, तो देखो बेटा मैं यहां पर यू वी माइनस, ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ऑफ द बाय पार्ट्स। इसमें अगर आप डीवी ओवर डीएक्स की जगह वी डैश लगा दें या डी ओवर डीएक्स की जगह यू डैश लगा दें तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यू हो जाएगा एक्स, वी हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ए, वी हो जाएगा माइनस ई की पावर अपॉन ए और यू डैश क्या हो जाएगा 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वापस इंटीग्रल लेना पड़ेगा ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द पावर प्लस सी। अब इसकी लिमिट्स थी कुछ, वो लिमिट्स क्या थी बेटा हमारे पास, 2/n 0। अब हर जगह आपने एक्स की जगह a/2/a रखना है और हर जगह फिर आपने एक्स की जगह जीरो रखना है।
प्लस सी तो माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी हमारे पास। ये ए से कैंसिल, माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पर भी टू आ जाएगा। ये ए से कैंसिल, ये प्लस ई की पावर जीरो वन होता है, वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये सिंप्लीफाई करने पर वन अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, और देखो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेज कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, शो। तो देखो, हम गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूलाज ही है जो A2 में हमारे पास फॉर्मूलाज के बने हैं फॉर्मूला लिस्ट में। लेकिन उससे पहले बेटा मैं कॉस की पावर 4 को ब्रेक करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस की पावर 4 को बेटा मैं ब्रेक करता हूँ, कॉस की पावर 2 and 2 साइन की पावर 2 and 2। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी और बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो जाएगा ये। ना यू कैन सी के बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। एंड फ्रॉम द फॉर्मूला लिस्ट वी नो दिस कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो हमने ये राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी। देन इन पार्ट बी, देखो पार्ट बी में वो आपसे इंटीग्रेशन करवा रहा है और हैंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। हैंस का मतलब पिछले पार्ट से लिंक कर सकते हैं आप। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, इट मींस कि आपने नॉन डेसिमल फॉर्म में आंसर देना है, डेसिमल में आंसर नहीं देना। अभी उसने आपको प्रूफ करा है, ये हमने देखा है कि यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। और इधर 4 को मैं लिख देता हूं 2, और साइन की स्क्वायर को साइन थीटा, कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इधर भी मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये कॉस 2 थीटा और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। और हमें इनको इंटीग्रल लेना है, लिमिट्स हमें अप्लाई करनी है। बट बेटा तो देखो यहां पर कॉस 2 थीटा का तो इंटीग्रल आ जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता। तो हम यहां पर साइन स्क्वायर का इंटीग्रल निकालने के लिए यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1 - कॉस 4 थीटा अपॉन 2, डबल एंगल फॉर्मूला। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के। तो यहां पर अगर एंगल 1 थीटा है तो यहां पर 2 थीटा है, और यहां पर अगर 2 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो बेटा ये जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2
-1/2 कॉस 4 थीटा। आपने इंटीग्रल लेना है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल बेटा आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा/2। सिंगल एंगल आ गया ना, लीनियर एंगल आ गया। 1/2 का इंटीग्रल 1/2 थीटा हो जाएगा, और कॉस 4 थीटा का इंटीग्रल -sin 4 थीटा/4 हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रल -sin 4 थीटा, माइनस साइन एंगल डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द एंगल प्लस सी। लिमिट्स आपके पास π/8 -π/8 चलती हुई आ रही है। ये हमारे पास लिमिट्स हमें अप्लाई करनी है। अब देखो लिमिट्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, जहां जहां थीटा लिखा हुआ है वहां पर बेटा मैं π/8 लिख देता हूँ, और जहां जहां थीटा लिखा हुआ वहां पर -π/8। और कैलकुलेटर को रीडिंग मोड में रखूंगा मैं। लिमिट जो है ना वो रीडिंग फॉर्म में है। लो लिमिट इज -π/8। अब 1/2 तो एवरेज रहेगा। sin 2/8 sin π/4 हो जाएगा। sin π/4 इज 1/√2। ये π/16 हो जाएगा। ये sin π/2 sin 1 हो जाएगा। 1/2 sin -2/8 sin -π/4 -1/√2 हो जाएगा। प्लस π/16, सॉरी -π/16 sin -90। तो बेटा ये जगह -1, यानी -π/2। तो देखो बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने निकालनी। ये हो गया 1/2√2 प्लस π/16 प्लस 1/8 माइनस माइनस ये प्लस 1/2√2 हो जाएगा, प्लस π/16 -1/8 हो जाएगा। +1/8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये कॉस का मैंने पहला डेरिवेटिव तो इंटीग्रल तो सही लिया था, ये प्लस में था। दिस वाज माइनस, दिस वाज माइनस। ये तो -1/8 हो गया, और ये भी -1/8 हो जाएगा। देखो 2/2√2, इन दोनों को लाइक टर्म्स हैं, दोनों के बेसिस सेम है। तो 1 + 1 2, 1/, ये 1/√2 हो जाएगा एट दी एंड सिंप्लीफाई होने के बाद।
फाइव बाई सिक्सटीन, 5/8 हो जाएगा। और -1/8, -1/8, -1/4 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में आपका ये आंसर आ रहा है, इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। अब देखो लिखा हुआ है द पॉइंट ए बी सी हैव पोजीशन ओ ए। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, ओ बी ओ सी, तीन पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। एंड लाइन 11 पासिस थ्रू बी एंड सी। तो लाइन 11 की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है आर प्लस, आर इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ द लाइन लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। तो मुझे अगर लाइन L1 बी और सी से पास कर रही है तो मैं पहले बी सी, यानी मैं डायरेक्शन वेक्टर निकालूंगा, विच इज ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी है हमारे पास 8i प्लस 5j -3k, माइनस ओ बी है 5i प्लस 2j। तो 8 - 5, 3i हो गया, 5 - 2 3j हो गया, और ये -3k हो गया। अब आपने पास यहां पर इक्वेशन निकालनी है, तो बी और सी में से कोई से भी पॉइंट पुट कर दें। यानी आप लिखते हैं बी पॉइंट 5i प्लस 2j प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर 3i प्लस 3j -3k। या फिर आप यूं भी निकाल लें कि आप सी पॉइंट पुट कर लें, 8i प्लस 5j -3k लैम्डा टाइम्स -3k। ये हमारा आंसर निकल कर। अब देखो यहाँ पर द लाइन L2 हैज इक्वेशन R, और यहाँ पर R की इक्वेशन दी हुई है लाइन L2 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखो, अगर मैं लाइन L1 की बात करूं, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इस तरह, यहां से 5 प्लस 3 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा, 0 - 3 लैम्डा, से -3 लैम्डा लिख देता हूं। अगर मैं L2 वाली इक्वेशन की बात करूं, तो -2 + 3 म्यू, 1 + 1 म्यू, और 4 - 2 म्यू। अगर ये आपस में डिसेक्ट कर रहे हैं तो बेटा इनके एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। यानी 5 + 3 लैम्डा बराबर होगा -2 + 3 म्यू के, और 2 + 3 लैम्डा बराबर होगा 1 + म्यू के। तो देखो मैंने, और -3 के बराबर होगा 4 - 2 म्यू के। तो आप कोई सी भी दो इक्वेशन उठाओ जिससे सैमल्टेनियसली सॉल्व करके म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहां से मैं निकालता हूं 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। लेट से मैं इस इक्वेशन में 3 में पुट कर लेता हूं। तो -3 के 4 - 2 म्यू के नहीं है, लैम्डा है। So lambda value I'm getting is 2/3. Once I got the lambda value, I'm going to get the value of mu as well, which is going to be 3.
अब देखो तीसरी क्वेश्चन में पुट करने का मकसद सिर्फ ये होता है लेमडा और म्यू की वैल्यू की हमें शो करना हो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए देर इज नो यूज ऑफ दिस राइट नाउ कि मैं इसमें लेमडा और म्यू की वैल्यू पुट करूं। हमें इसने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये। तो किसी भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं। लेमडा की वैल्यू पुट कर रहा हूं बस मैं यहां पर। तो आप देखो बेटा यहां पर 7 4 - 2, आप आई जे की फॉर्म में आंसर दो। सवाल आई जे की फॉर्म में था। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। The point D on L2 is such that AB is equal to BD. Find a position vector of D. देखो यहां पर आपके पास ए बी इक्वल टू बी डी जो लिखा हुआ है ना, इसमें ऊपर एरो नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि ए बी का मैग्नीट्यूड और बी डी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब मुझे यहां पर ए बी और बी डी का मैग्नीट्यूड जो कि बराबर है, इसको यूज करते हुए पोजीशन वेक्टर डी निकालना है। और ये डी कहां लाई करता है? L2 पे लाई करता है। देखो अगर मेरे पास ए बी का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो सबसे पहले ए बी वेक्टर मेरे पास आना चाहिए। तो 5i माइनस माइनस 2i, तो इज गोइंग टू बिकम 7i। 2j माइनस j इज गोइंग टू बी 1j एंड इज गोइंग टू बी -4k। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर ऊपर एरो और नहीं गिवन होता ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है। 7 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 49 + 1 50, 50 + 16 is √66। और फिर देखो यहां पर उसने बी डी का मैग्नीट्यूड की भी बात करी हुई है। देखो ये जो आर, ये जो लाइन L2 है ना, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो मैं यूं लिखूंगा -2i + 3 म्यू, -2 + 3 म्यू। आई तो नहीं लिखूंगा, आई वाले कंपोनेंट साथ में। फिर मैं लिखूंगा जे का कंपोनेंट 1 + म्यू, के का कंपोनेंट 4 - 2 म्यू। अब डी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी इस लाइन को मैं डी पॉइंट भी कह सकता हूं, क्योंकि डी पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। तो ये लाइन उसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं ओ डी भी कह सकता हूं। इसको मैं यहां पर ओ डी भी कह सकता हूं क्योंकि लाइन उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर अब मुझे यहां पर बी डी वैक्टर निकालना है, हो जाएगा ओ डी - OB। तो ओडी है -2 + 3 म्यू, और ओबी का आई कोऑर्डिनेट है 5। फिर 1 + म्यू -2, फिर 4 -2 म्यू। फिर 3 म्यू है 7, म्यू -1, और 4 -2 म्यू। ये मेरे पास बी डी वैक्टर निकल कर आ गया। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर एंड जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं दोनों मैग्नीट्यूड आपस में इक्वेट करूं, स्क्वायरिंग कर लें आप, ताकि रूट से, रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कैंसिल हो गई। अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है और बस म्यू निकालना है इस कंडीशन पर। जगह 9 म्यू स्क्वायर टू द 6 6 7 42 म्यू प्लस 49, जगह म्यू स्क्वायर -2 म्यू +1, जगह 16 म्यू +4 म्यू स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखो, तो आपके पास बेटा यहां पर 9 म्यू स्क्वायर, 1 म्यू स्क्वायर, 10 म्यू और 4 म्यू स्क्वायर, 14 म्यू स्क्वायर हो जाएगा ये। -42 म्यू, -2 म्यू, -16, तो -60 म्यू हो जाएगा ये। 49 + 1 50, 50 + 16 66 हो जाएगा ये। कैंसिल हो गया। 14 म्यू स्क्वायर -60 म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू 14 - 60, either म्यू इक्वल टू 0 which is not possible। 60/14, 30/7। वंस मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई, तो बेटा इसमें ये ओडी जिसको आप कह रहे थे, इसमें आपने म्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। 76/7, 37/7 एंड -32/7। ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको आईजे की फॉर्म में दे दें। जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में जवाब दें। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। Now in this question, they are asking you, question number 9, the complex numbers Z and W are defined. Express Z into W in the form of A plus B iota. A और B are real and exact third form. तो Z को W से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3, -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3√3, 3√3 आयोटा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +3 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस
3√3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये +3√3 हो जाएगा। मैंने रियल पार्ट को साथ में कर लिया, और इमेजिनरी पार्ट में से आई कॉमन निकालकर, मतलब आयोटा कॉमन निकालकर, 3 + 3√3 आयोटा हो गया यहाँ पर। तो सर्ट की फॉर्म में रहने देना था, तो मैंने यहीं पर आंसर इसको वाइंड अप कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला एक्सप्रेस जेड एंड डब्ल्यू इन द फॉर्म ऑफ RE⁻ आयोटा थीटा। तो ये देखो, ये आपसे मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं z का मॉडुलस, यानी r की वैल्यू। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अंडर रूट √2 हो जाएगा ये। और इसका क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, एक्स पॉजिटिव वाई, सॉरी ये लाई करता है बेटा हमारे पास एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। ये निकालना है मुझे। मैं अल्फा निकालूंगा, tan 1 1/1। नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, b/a आंसर होता है, वैल्यू होती है। तो अल्फा आ रहा है π/4। लेकिन बेटा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -α के बराबर, यानी -π/4 के बराबर। -3 + 3√3 आयोटा। इसका मॉडुलस निकालो, -c का स्क्वायर +3√3 का स्क्वायर। आंसर आ रहा है 6। ये इसका मॉडुलस आ गया। उसका आर्गुमेंट देखो, ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट पर है। दिस इज योर आर्गुमेंट। अल्फा आएगा tan 1। थ्री से थ्री कैंसिल, tan 1 3 कितना हो गया, tan 1/3 π/3 हो जाएगा। तो दोनों का आप मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूं। अच्छा, इसका थीटा तो बराबर हो जाएगा π - π/3, π - अल्फा, 2π/3 हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म आ रही है RE⁻ -π/4। और इसकी क्या आ रही है, RE⁻ -2π/3। ठीक है, हमारे पास दोनों की मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म निकल कर आ गई। अब यहां पर ऑन द एर्गन डायग्राम, द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z, zw are a and b respectively, prove that OAB is isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle है, where O is the origin। तो देखो एर्गन डायग्राम में, अगर मुझे ए और बी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है विच इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू है -3 + 3√3, और जेड डब्ल्यू क्या है, -3 + 3√3।
प्लस 3 + 3√3 आयोडा। अब इन पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करना है एर्गन डायग्राम में। अब देखो, यहां पर जो ए पॉइंट है उसको हम डब्ल्यू कह रहे हैं, और बी पॉइंट को Z × W कह रहे हैं। अब देखो, जिस तरह ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इनको प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ऊपर ऑलरेडी ए का, ए पॉइंट जो डब्ल्यू इसका आर्गुमेंट और मॉडल्स निकलवाया हुआ है। ए पॉइंट का आर्गुमेंट है 6, सॉरी मॉडल्स है 6, आर्गुमेंट है 2π/3। तो ए पॉइंट तो ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट पर है, ए पॉइंट यहां पर कहीं होगा। सही है ना, मैंने ए पॉइंट यहां पर स्केच कर दिया। फिर ये जो बी पॉइंट है वो Z × W है। तो Z W का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? Z और W के आर्गुमेंट दोनों ऐड कर लो, 6 + √2, सॉरी मॉडुलस। आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? देखो Z W का मॉडुलस क्या हो जाएगा कि 6 × √2, दोनों का मॉडुलस आपस में मल्टीप्लाई करा दो। और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? दोनों का आर्गुमेंट आपस में ऐड कर लो, यानी -π/4 + 2π/3। जब इनको ऐड करोगे तो ये 5π/12 आ जाएगा। इससे प्लॉटिंग आसान हो जाएगी। 5π/12 हमारे पास, अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूं ना, तो देखो सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए, ये 75 डिग्री बन रहा है। तो 75 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होगा, और 6 √2 इसका ग्रेडियंट, इसका मॉडुलस है। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ यहां पर बनेगा। 75 डिग्री 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा। और ये लाइन थोड़ी सी मैंने ज्यादा बड़ी बनाई है, ताकि बेटा मैं सिर्फ मॉडुलस को थोड़ा ज्यादा दिखा सकूं ए के मुकाबले में। ए के मॉडुलस में ये 6 है हमारे पास, ये 6 √2 है। ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। तो वो आपसे कह रहा है OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो हमने तो ये 6 √2 और 6, ये इसकी लेंथ ऑलरेडी यहां पर निकाली हुई थी। और यहां पर हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास आर्गुमेंट, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूं। या फिर एक काम ये करते हैं कि ये एंगल 5π/12 है, और ये पूरा एंगल ए का आर्गुमेंट 2π/3 है। तो आप मुझे बताओ, ये है 75 डिग्री, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। और वो 2π/3 120 डिग्री है। सो 120 में से 75 माइनस करते हैं, तो बेटा दिस एंगल ओवर हेयर इज 45 डिग्री। यहां पर जो एंगल आ रहा है ना 45, यानी π/4 आ रहा है ये। अब ये एंगल 45 आ रहा है, यानी π/4,
अब कौन सी दो साइड्स बराबर हैं वो हमें नहीं पता। या तो ओ ए और ओ बी बराबर हो सकते हैं। सर ओ ए और ए बी बराबर हो सकता है, या ओ बी और ए बी बराबर हो सकता है, हमें ए बी की लाइन नहीं पता। तो देखो बेटा, मैं यहां पर ए बी की लेंथ मालूम कर लेता हूं, ताकि मुझे ये भी पता चल जाएगा मेरा 90 डिग्री एंगल कहां बन रहा है। अब देखो, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी के दरमियान डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, तो x2 - x1 होल स्क्वायर। तो यहां पर बेटा आपके पास इसका x1 3√3, x2 - x1 देखो, -3 + 3√3, x2 - x1, तो माइनस माइनस +3 हो जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा 6। अब देखो, ए बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है 6। इसका मतलब ए बी का अपोजिट एंगल π/4 है, तो यहां पर भी एंगल क्या होगा, π/4 है। तो एंगल एट बी इज π/2। हमने ये भी दिखा दिया। तो ए बी का मैग्नीट्यूड सब 6 के बराबर है, और एंगल भी π/2 बन रहा है। तो बेटा इट इज गोइंग टू बी isosceles right angle. Then it says using your answer part B, prove that 10 π/4 5 π/12 is equal to √3 + 1 upon √3 - 1। अब आपके पास यहां पर पार्ट बी का उसने यूज बोला हुआ है। पार्ट बी में अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू सेट की बात करें, विच वॉज 5 π/12, वो हमने पार्ट सी में निकाला था वैसे, 5 π/12 था। और वैसे W × Z, या Z × W है ये। इसको हम लोग Z × W लिख लेते हैं। Z × W, देखो Z की वैल्यू और W की वैल्यू हमारे पास क्या, Z × W हमारे पास क्या आ रहा था, ठीक है। अगर मैं Z × W का आर्गुमेंट निकालता हूं, तो देखो ये -c + 3√3, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा और अल्फा बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहां पर अल्फा निकालता हूं, tan−1 B/A, आर्गुमेंट निकाल रहा हूं Z W का, यही हमारे पास थीटा के बराबर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो बराबर है 5 π/12 के।
10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आता हूं, तो 10, 5 पाई over 12, 3 कॉमन निकाल लें, 1 + √3 और -1 + √3। सिंप्लीफाई वैसे ही लिख देंगे जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है। क्वेश्चन में 10 में कह रहा है, बाय राइटिंग y इक्वल टू sec क्यूब एज 1/cos क्यूब शो दैट dy/dx के बराबर है। तो देखो एक जो कॉस क्यूब 1/cos क्यूब है, पावर में आकर, न्यूमरेटर में आकर कॉस की पावर -3 हो जाएगा। तो dy/थीटा कितना हो जाएगा, पावर को कोविशेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दो, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा। कॉस की पावर -4 हो गया। ये 1/cos की पावर 4 हो गया डिनोमिनेटर में आकर। 1/cos की पावर 4 कितना हो गया, sec की पावर 4 थीटा। ये dy/थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहां पर आपके पास द वेरिएबल x एंड थीटा सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, और कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट x इक्वल टू 3 पर थीटा की वैल्यू π/3 है। सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए sin थीटा यहीं रह जाएगा, 1/cos की पावर 4 को मैं इधर ले आता हूं, x + c यहीं रह गया, और x² + 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी वेरिएबल को मैंने सेपरेट कर लिया। इधर मैंने एलसीएम ब्रेक करा, यानी फ्रैक्शन ब्रेक करा, x के साथ x² + 9 और 3 के साथ भी x² + 9 अलग कर दिया। अब इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी, क्यों, देखो sec की पावर 4 sin थीटा, यहां पर अगर मैं चलो मल्टीप्लाई/3 भी कर देता हूं, पिछले पार्ट में इसका लिंक दिया हुआ था, तो 3 sec की पावर 4 sin थीटा बराबर किसके, इसका इंटीग्रल किसके बराबर है, cos की पावर -3, यानी sec क्यूब के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/3 sec क्यूब थीटा, इसका इंटीग्रल आ गया। इसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है, लेकिन सिर्फ 2 की कमी है, तो मल्टीप्लाई/2 कर दो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये 1/2 ln x² + 9 हो गया। और यहां पर बेटा आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जब डिनोमिनेटर होल पे की पावर -1 हो, और वेरिएबल पे स्क्वायर हो, और कांस्टेंट पे भी स्क्वायर हो, यानी 9 क्या कहलाता है हमारे पास, सी का स्क्वायर। तो यहां पर आप 1/a यानी 1/3 tan−1 x/a हो जाएगा। 10 वर्ड्स x/3 + c हमारे पास, c मैंने राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, इसका इंटीग्रल आ गया आपके पास। अब चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड की 3 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करवा दो, यानी sec क्यूब थीटा बराबर देगा 1/3/2,
एक्स की वैल्यू 3 पर थीटा पाई बाय 3 है। तो यहां से मैं सी निकाल लूंगा। सेक क्यूब पाई बाय 3 के लिए 1 अपॉन कॉस, ये ये 8 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस पाई बाय 3 का क्यूब कर लिया मैंने। ये एल एन 18 हो गया। ये 10 इनवर्स 1 पाई बाय 4 हो गया। तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 - 3 पाई बाय 4। ये हमारे पास बेटा सी की वैल्यू आ जाएगी। वंस यू गॉट द सी वैल्यू, इसको वापस से क्वेश्चन में पुट कर दो। ये सी आपने यहां पर रख दिया। अब क्योंकि आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कब? जब एक्स की वैल्यू 0 है। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप एक्स की 0 पुट करोगे। ये 9 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स 0। इससे तो सेक क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 3/2 ln 9 प्लस 0 प्लस 8 -3 पाई बाय 4 -3/2 ln 18 4.604। If I take the cube root, I get 1.663, and if I take the reciprocal of this, I get 0.6011 अप टू 3 सिग्निफिकर 0.601। एंड में मैंने इसको क्यूब रूट लेने के बाद रेसिप्रोकल कर लिया, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।